दिन का लेक्चर हमारा हो गया था, उसमें भाषिक और भाषेतर संप्रेषण को लेकर। सोमवार के दिन हमारा जो लेक्चर हुआ उसमें भाषिक और भाषेतर संप्रेषण संप्रेषण के प्रकार या फिर आप कहें व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार के तहत ये चीजें देख रहे थे। और भाषिक संप्रेषण के तहत हम लोगों ने मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण ये दो चीजें देखी। मौखिक संप्रेषण उद्योग व्यापार के भीतर या आप आम जिंदगी में भी अगर कर रहे हो तो केवल संवाद के माध्यम से आपका मौखिक तौर पर ये संप्रेषण होगा। लेकिन लिखित संप्रेषण के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि चिट्ठी या फिर आप कहें पत्र, तार और फिर टेलेक्स वाली बात जो मैंने कही थी, ये आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा इसमें से दो चीजें तार और टेलेक्स वाली जो है पिछड़ चुकी है, बंद हो चुकी है। इसके अलावा जो मैंने बताया था वो फैक्स, ईमेल और एसएमएस। फैक्स भी आप कहे कि ये पिछड़ चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। लेकिन ईमेल और एसएमएस और फिर चिट्ठी और पत्र ये बहुत ताकतवर संप्रेषण है लिखित संप्रेषण के तहत। और इसके अलावा भाषेतर संप्रेषण वाले जो चीजें है उसको लेकर मैंने जाते जाते केवल एक टिप्पण किया था, और वो टिप्पण ये था, और आपको मैंने पूछा था कि भाई आप लोग इसका विश्लेषण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दो तीन वाक्य भी इस पर हम लोगों ने कहे थे, तो आपके लिए मुश्किल चीज है नहीं। भाषेतर संप्रेषण के तहत तीन मुद्दे जो है यहाँ पर आते हैं: शारीरिक हावभाव, चित्र और प्रतीक। मतलब भाषा कोई है नहीं, ध्वनि रूप में कोई अस्तित्व वहां पर है नहीं। तो ये ध्यान में रखते हुए जो संप्रेषण होगा शारीरिक हावभाव, चित्र और प्रतीक। अब आप कहेंगे कि भाई व्यावसायिक संप्रेषण के तहत तो अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये किस तरीके का संप्रेषण होगा या ये सार्थक संप्रेषण होगा क्या? मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं कहूं कि लिखित और मौखिक संप्रेषण से कई गुना ताकतवर, सफल शारीरिक हावभाव, चित्र और प्रतीक वाला संप्रेषण जो है व्यवसाय के भीतर देखा जा सकता है। आप लोग जो विज्ञापन देखते हो, हाँ, प्रत्यक्ष बिजनेसमैन ग्राहकों के साथ उस तरीके से बात नहीं करेगा, हाव भावों के साथ, चित्रों के साथ, प्रतीक के साथ। लेकिन विज्ञापनों के माध्यम से ये संप्रेषण जो है किया जाता है और ये ताकतवर होता है। जैसे मैं समझ लूं कि कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई व्यापारी अपने दुकान से जुड़ी हुई विज्ञापन वाली बात जो है रोड पर या फिर कहीं गली मोहल्लों, चौकों और चौराहों के बीच में अगर लिख रहा है, वो दिखा रहा है, चित्र स्वरूप में लिख रहा है तो लिखित संप्रेषण होगा। लेकिन चित्र स्वरूप में और प्रतीकों के स्वरूप में विज्ञापित कर रहा है तो ये भाषेतर संप्रेषण कहा जाएगा। इसके अलावा मैंने पिछले ही लेक्चर में, सोमवार से पहले जो शुक्रवार के दिन लेक्चर हुआ, उसमें मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया था कि आप लोग अगर सफर कर रहे हैं, मैंने ये भी सवाल आप लोगों को पूछा था कि भाई आप लोग कार से जब सफर कर रहे हो या बस से जब सफर कर रहे हो तो हाईवे को लगकर जो होटल होते हैं और लगातार एक दो तीन होटल होते हैं और इनकी आपसी स्पर्धाएं होती है, तो ये बाकायदा एक कर्मचारी को नियुक्त करते हैं कि भाई तुम रास्ते के किनारे पर खड़े रहो और कार से जाने वाले लोग दोपहर का समय अगर 1 या 1:30 बजे के बाद का अगर है, 12 से लेकर 2, 3, 4 बजे तक का, और ये खाने का समय है दोपहर का, तो वो कर्मचारी जो है शारीरिक हाव भाव के माध्यम से यहाँ होटल में आप आ जाइए, आपका स्वागत है, और ये इस तरीके का जो हावभाव है कर देता है। हालांकि ये बहुत दयनीय स्थिति वाला संप्रेषण आप कह सकते हो किसी होटल के लिए। इस तरीके से अगर करने की कोशिश ये करते हैं, वो 2-4 ग्राहक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, परंतु वो इस तरीके की कोशिश करते हैं। लेकिन 2-4 ग्राहक आने से होता ये है, मैं अगली कड़ी आपको बता देता हूँ, अगर इसके संकेतों और शारीरिक हावभावों के बाद अगर कोई व्यक्ति, कोई कार रुकी हुई है और इनको आपने या ये होटल वाला जो खाना खिलाता है, जिस तरीके से खिलाया, जो पसंदीदा खाना इन्होंने दे दिया, जिस साफ सफाई के साथ दे दिया, जिस प्यार के साथ दे दिया, तो उन लोगों के दिमाग में ये होटल बैठ जाता है। और फिर बाद में
मौखिक संप्रेषण के तहत ये लोग बता देते, अरे मैं बीड़ से होकर औरंगाबाद आ रहा था और यहाँ पर ये होटल है और बहुत अच्छा है, तो ये प्रक्रिया जारी रहती है अपने आप। या फिर वही व्यक्ति जब दोबारा जा रहा है या फिर वापस आ रहा है तो किसी दूसरी जगह पर रुकता नहीं है, और वो अपने तरीके से जो है पिछली बार जहां पर रुका था उस जगह पर रुक कर उस तरीके से वहां खाना खाने की कोशिश करता है। उसको वो अगर खाने का समय है तो नहीं है, तो अगर उसको चाय नाश्ता करना है तो वो चाय नाश्ता भी कर लेता है। तो ये शारीरिक हाव भाव के माध्यम से किया जाने वाला बिजनेस व्यवसाय, ये एक संप्रेषण का प्रकार के तहत आ जाता है। चित्रों का मैंने बता दिया कि विज्ञापन के तहत जो चीजें होती है वो चित्रों के माध्यम से होती है, और वो दिखाने और प्रकट करने की कोशिश होती है। सीधे अगर होटल को लेकर ये आप देख लीजिए कि होटल का चित्र, तो ये चित्र नाम भी होता है लेकिन चित्र भी होता है, या वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश होती है। उसी तरीके से कपड़े के दुकानों को लेकर, उसी तरीके से आप पेट्रोल पंप को लेकर, पेट्रोल पंप है ऐसे ये नहीं लिखते हैं, कोई लिखित स्वरूप में बात यहाँ पर नहीं होती, सीधे चित्र होता है। उसी को आधार बनाकर, या आप 2 किलोमीटर दूर है तो भी आपको चित्र के माध्यम से पेट्रोल पंप पर एक जो खंबा खड़ा किया जाता है वह उसके ऊपर जो चित्र है वो दिख जाता है। दूसरी चीज आपको मैं बता देता हूं कि आपके पास अगर कारें एडवांस्ड है, नई है, तो उसमें अगर आपको इंफोटेनमेंट के तहत स्क्रीन है और फिर इसमें नेविगेशन है, या फिर आप अपना मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, या फिर समझ लो एप्पल का है तो एप्पल कार प्ले के तहत आप मोबाइल अगर जोड़ चुके हो और नेविगेशन चालू कर चुके हो, तो आपको रास्तों की जानकारी तो मिल ही जाती है। लेकिन जब जानकारी मिल रही है तो आगे आपके 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप कहाँ पर है, रेस्टोरेंट कहाँ पर है, या फिर इसके अलावा जो दूसरी सुविधाएं, टोल प्लाजा कहाँ पर है, ये सारे के सारे संकेत आपको चित्रों के माध्यम से मिल जाते हैं, दिखता है वो आपको स्क्रीन पर। तो ये चित्र इसी तरीके से लाभप्रद होते हैं बिजनेस के भीतर संप्रेषण करने के लिए, और ये चित्र तय करते हैं, हमें बता देते हैं कि भाई क्या क्या है। बिल्कुल चित्र का वो अगला अंग प्रतीक वाला है, और पिछले लेक्चर में मैंने ये बात आप लोगों को कही थी कि रास्तों पर भी प्रतीक रूप में चित्र होते हैं। वो प्रतीक होता है, माने चित्र होता है, लेकिन वो प्रतीकात्मक तरीके से संदेश आपको देता है। जैसे स्कूल है तो दौड़ता हुआ बच्चा, एक पैर जमीन पर टिका हुआ है, एक ऊपर उठा हुआ है, उसके पीछे स्कूल बैग है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपको बता देता है कि यहाँ पर स्कूल है। ये प्रतीक चिन्ह चित्र होता है बच्चे का स्कूल जाने वाले बैग के साथ। लेकिन हमें उस चित्र को अगर किसी तीसरे व्यक्ति को दिखा दे या किसी बच्चे को दिखाए जो रास्तों के संकेतों को नहीं जानता है, वह कहेगा कि भाई ये बच्चा है, स्कूल जा रहा है। लेकिन उसका प्रतीकात्मक अर्थ ड्राइवर के लिए क्या होता है, या फिर सजग व्यक्ति के लिए क्या होता है कि यहाँ पड़ोस में स्कूल है, गाड़ी हमें 30 के स्पीड से चलानी है, सावधानी से चलानी है, या 50 के स्पीड से भी जा रहे हैं तो सावधानी से चलानी है। तो ये होता है प्रतीकात्मक। ये हुआ रास्तों के किनारों पर जो संदेश प्रतीक स्वरूप में दिए जा रहे हैं उसको लेकर। लेकिन उसी तरीके से व्यवसाय के भीतर के भी संदेश होते हैं, उसी तरीके से कोई उत्पादन करने वाली कंपनी को लेकर होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के भीतर जो है प्रतीकात्मक तरीके से ये बातें जो है यहाँ पर दिखाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये 3 भाषांतर संप्रेषण के तहत वाले प्रकार हैं, आप इसको मानकर चले और फिर इसका आप विश्लेषण भी करवा सकते हो। तो ये संप्रेषण से जुड़ी हुई बातें आप कहें कि मैं विश्लेषित कर चुका हूं, और एक लेक्चर के भीतर मैंने इसको डायग्राम बनाकर भी दिखा दिया था, आपको बता दिया था। आप लोग थे उस लेक्चर में जब मैं डायग्राम बना रहा था और आपको दिखाया था उस समय? यस सर। ठीक है, तो फिर आप ध्यान में रखें कि उसी तरीके से इसकी डायग्राम बना दीजिए। और आपको अगर सिलेबस के हिसाब से, जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से अगर सवाल दीर्घोत्तरीय प्रश्न के नाते पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण के
प्रकारों पर प्रकाश डालिए, तो फिर सीधे आप ऊपर व्यावसायिक संप्रेषण, उसमें पहला और दूसरा भाषिक संप्रेषण और भाषेतर संप्रेषण ऐसे लिखेंगे। फिर भाषिक संप्रेषण के तहत मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, ये 2 प्रकार। और इधर भाषेतर संप्रेषण के तहत आप 3 उप प्रकारों को लिखेंगे, शारीरिक हाव-भाव, चित्र और प्रतीक, ये 3 होंगे। और फिर यहाँ लिखित संप्रेषण नीचे, फिर एक कड़ी नीचे आ जाएगी और उसमें चिट्ठी, पत्र, तार, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, एसएमएस, ये जो है यहाँ पर लिखकर ये एक आपके आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर सीधे इसमें से जो आवश्यक है, जो खत्म हो चुके हैं, उस पर विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। आप तार और टेलेक्स को लेकर और फैक्स को लेकर विश्लेषण नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चिट्ठी, पत्र, ईमेल और एसएमएस, इस पर प्रकाश डालें। और फिर बाकी 2-3 मुद्दे जो बंद हो चुके हैं इसको छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फिर बाद में भाषांतर संप्रेषण को लेकर जो 3 उप प्रकार है, इस पर आप प्रकाश डाल सकते हो। तो एक लेखन की जो पद्धति, दीर्घोत्तरी सवाल लिखने की और फिर लास्ट में जाकर निष्कर्ष आप लिख रहे हो, तो ये बनाए रखे और परीक्षा के भीतर इसको लेकर। लेकिन मैं अभी आपको सूचित कर रहा हूं कि पढ़ाई हमारी ऑनलाइन ही जारी रहेगी। और अभी देखिए मेरा ये 4था टॉपिक शुरू है, इसके बाद केवल लास्ट वाला एक टॉपिक जो छोटा है वो बचा रहेगा निबंध लेखन को लेकर। और सीधे आपको निबंध लिखने हैं, लेकिन निबंध की कुछ सैद्धांतिक बातों को लेकर भी हमें वहां पर चर्चा करनी है। लेकिन जब चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर जो है वह यहाँ पर हमारा वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मानकर चले कि हमारा 100% सिलेबस जो है जनवरी के 10 तारीख या 12 तारीख तक पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, लेकिन बाकी विषयों का अगर सिलेबस आपका पूरा नहीं हो रहा है तो उनके लेक्चर करेंगे। मैं अगर उस दौरान आपको अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूं तो आप अटेंडेंस देते जाइए। आपकी कोई मुश्किलें है तो उस पर बात करते जाए। हो सकता है मैं बीच में 25 प्रश्नों के साथ 50 अंकों की टेस्ट ले लूं, या फिर मतलब 45 मिनट में इतना कंप्लीट हो सकता है। जितना 45 मिनट में होगा उतना लगातार एक दिन टेस्ट लेंगे, दूसरे दिन विश्लेषण, फिर तीसरे दिन टेस्ट लेंगे, फिर विश्लेषण, ऐसे करते रहेंगे हम लोग। क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है मार्च के पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह में होगी। ये यूनिवर्सिटी का जो रूपरेखा बनी है उसके तहत ये अभी इस साल को लेकर चलेगा। और ध्यान में रखें कि हालात अभी भी ठीक नहीं है और वैश्विक स्तर पर जो हलचलें कोविड को लेकर जो चल रही है वह और गंभीर संकेत दे रही है। नतीजन शहर के भीतर और जहां मुश्किलें हैं जिला स्थानों में, वहां पर स्कूल और कॉलेजों का शुरू होना असंभवनीय लग रहा है। लेकिन क्या परिस्थिति निर्माण होगी ये आप समय दर समय उसको जानते रहिए। लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको लेकर आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए या ऑफलाइन पढ़ाया जाए तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हो सकता है वो ऑफलाइन से बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई करने का मौका हमें ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षाओं को लेकर आपको तत्पर और तैयार रहना, चाहे ऑफलाइन परीक्षा हो चाहे ऑनलाइन परीक्षा। आप इसको जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ बने रहें। कुछ डेमो यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी में इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम को लेकर डाले हुए हैं, तो उसको भी आप देखकर रखिए, तैयार रखिए। हालांकि अभी आप गूगल फॉर्म में टेस्ट दे रहे हो, तुरंत रिजल्ट भी आपको पता चल रहा है कौन से सवाल गलत हो गए, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उन्हीं सवालों का सही जवाब भी आपसे ले रहा हूँ, ये बात अलग है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम जो पिछले सितंबर में हो गई, वह उनकी पद्धति थोड़ी सी अलग तरीके की, ये गूगल फॉर्म वाली नहीं है। इसी तरीके से, लेकिन तकनीकी तौर पर आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, मानसिकता आपके भी तैयार रहेगी। और जब परीक्षा होगी ऑनलाइन तो वो डेमो तो रहेगा, आप एक बार उसको ज्वाइन करके देख भी सकते हो, कर भी सकते हो, एक अनुभव भी आप ले सकते हो और फिर बाद में सीधे परीक्षा के लिए जा भी सकते हो। तो ये एक आपकी मानसिकता बनाकर रखे तो बहुत ज्यादा संभावनाएं जो फिलहाल लग रही है वह ऑनलाइन एग्जाम होने को लेकर ही है। तो उस तरीके से आप तैयार रहें।
फिर मार्च में जैसे ही परीक्षाएं हो जाएगी, मुझे लगता है 4 या 5 दिनों की ब्रेक वाली स्थितियां हैं, और फिर अगले सेमेस्टर को लेकर तुरंत जो है चौथी सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रहेगी, और ये चलेगी मार्च, अप्रैल, मई और जून तक। और जुलाई फर्स्ट वीक में जो है आपकी फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम होगी, और फिर अगले साल का एडमिशन, या जून लास्ट वीक में परीक्षाएं होगी, और 10-12 दिनों की छुट्टी के बाद सीधे अगले साल का थर्ड ईयर का आपका एडमिशन अगले साल का वहां पर होगा। मतलब इस साल आपको छुट्टियां नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद की गर्मी के दिनों की जो छुट्टियां रहती हैं वो इस समय नहीं है, क्योंकि पिछले जो 4-5 महीने छुट्टियों का समय जो गुजर चुका, मार्च से लेकर अगस्त तक हमारी ऑनलाइन पढ़ाई सितंबर से शुरू हो गई है, तो नतीजन ये कटौती जो है यूनिवर्सिटी ने अपने रूपरेखा को जो है बना दिया है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आप पहली से लेकर, हालांकि पहली से कहने की अपेक्षा आप 7वीं से लेकर 12वीं तक बहुत जगहों पर पत्र लेखन को लेकर बात देख चुके हो। अगला टॉपिक जो है वही उसी को लेकर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं है। इसमें जो मुद्दे हैं वो क्या है ये मैं बता देता हूँ, कौन से महत्वपूर्ण है। और परीक्षा के भीतर इसी तरीके से आपको व्यावसायिक पत्राचार के स्वरूप पर प्रकाश डालिए आपको पूछा जाने वाला है सवाल। और इसमें जो है शीर्षक, पाने वाले का नाम, संबोधन, विषय निर्देश, विषय वस्तु, धन्यवाद ज्ञापन और स्वनिर्देश और संलग्न जोड़ी हुई चीजें, ये मुद्दे। और फिर इसमें इसके बाद एक आपको व्यावसायिक पत्र का प्रारूप देना है, एक डेमो जो है देना है। और इसमें कौन कौन से पत्र आ जाते हैं ये इसके डेमो जो है यहाँ पर, पूछताछ संबंधी पत्र, ये एक समझ लो 1 नंबर पर है। या फिर व्यापारी प्रस्ताव पत्र, खरीदी आदेश, खरीदी अगर खरीदारी कर रहे हो तो वो आदेश देने वाला जो पत्र होता है वह, या फिर शिकायत पत्र, साख पत्र, मतलब आपका क्रेडिट जो होता है उसको लेकर है, साख और संदर्भ के पत्र। तो ये कुछ चुनिंदा उदाहरण दे दी है, इनमें से कोई एक आध उदाहरण जो है आप परीक्षा में अगर दीर्घोत्तरी सवाल व्यावसायिक पत्राचार के स्वरूप को लेकर पूछा गया है तो आप ले सकते हो। मतलब 7 मुद्दे यहाँ पर संलग्न एनक्लोजर तक अगर है तो 8वां मुद्दा आपका बनेगा व्यावसायिक पत्र का प्रारूप, और फिर इसके बाद आपका होगा निष्कर्ष। तो ये चीज जो है आप ध्यान में रखें। अब देखिए, आप नोटबुक अगर निकाल चुके हो तो तुरंत जो है इन चीजों को आप लिख लीजिए, ताकि ये मुद्दे आपके पास बने रह सकते हो। ऊपर मुद्दा आप लिखिए व्यावसायिक पत्राचार को लेकर, आपके स्क्रीन पर ये पहले से दिख रहा है आपको। तो व्यावसायिक पत्राचार ये आपका मुद्दा रहेगा, और उसमें ये क्रम से जो 7 मुद्दे दे दिए हैं वह रहेंगे, और इन मुद्दों में क्या होता है क्या नहीं होता है उसको लेकर हम लोग 2-2 वाक्य के भीतर प्रकाश डालेंगे। आपने लिखा व्यावसायिक पत्राचार मुद्दा? यस सर। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। एक मिनट जरा रुकिए। अरे बहुत देर बाद आप बता रहे हो स्क्रीन शेयर नहीं किया है। ठीक है, आपको अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए व्यावसायिक पत्राचार में पहला मुद्दा आप लिखिए शीर्षक। व्यावसायिक पत्राचार में पहला मुद्दा आप लिखेंगे शीर्षक। दूसरा मुद्दा आप लिखे प्रेषिति। शुद्ध व्यावसायिक पत्राचार के भीतर या पत्र लेखन के भीतर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसी को लेकर लिखिए प्रेषिति, और फिर उसके आगे डैश देकर लिखिए पाने वाले का नाम और पता, पाने वाले का नाम और पता। फिर तीसरे नंबर पर लिखिए संबोधन और अभिवादन, संबोधन और अभिवादन। चौथे नंबर पर लिखिए विषय निर्देश, चौथे नंबर पर लिखिए विषय निर्देश।
5वां नंबर लिखो विषय वस्तु। विषय वस्तु। राहुल आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो आपका। विषय वस्तु। 6ठे नंबर पर लिखिए धन्यवाद ज्ञापन और स्वनिर्देश। धन्यवाद ज्ञापन और स्वनिर्देश। चाहे तो ये मुद्दे दो अलग अलग आप कर सकते हो, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन अलग है, मुद्दा स्वनिर्देश जो होता है वह अलग होता है। वो आप भौदीय है या फिर आपका विश्वास भाजन शब्द लिखकर आप आपके नाम के साथ सिग्नेचर कर देते हो, दस्तखत कर देते हो। आप चाहे तो ये दो मुद्दे अलग कर सकते हो, धन्यवाद ज्ञापन अलग से लिखो, स्वनिर्देश अलग से लिखो। फिर 7वां मुद्दा आप लिखे संलग्नक। संलग्नक। और संलग्नक के लिए आपके लिए नया शब्द होगा अंग्रेजी में। इसके लिए मैंने शब्द कौन सा बताया था अभी? संलग्नक के लिए अंग्रेजी में शब्द कौन सा बताया था अभी? संलग्नक क्या होता है ये जानते हैं आप? देखिए यहां जो लिखा हुआ है, व्यावसायिक पत्रों में पत्र के साथ जोड़े जाने वाले साहित्य को संलग्नक कहते हैं। इसमें मूल्य सूची, सूची पत्र, सेवा शर्त या कोई जेरॉक्स सामग्री जोड़ी जा सकती है। तो जो जोड़ा जा रहा है उसको संलग्नक कहेंगे। और अंग्रेजी में इसके लिए पर्याय क्या है? क्या है? रेफरेंस। हाँ, क्या है? रेफरेंस। नहीं, रेफरेंस नहीं। रेफरेंस के लिए संदर्भ ये शब्द है। रेफरेंस के लिए संदर्भ यह शब्द रहेगा। संलग्नक के लिए अंग्रेजी में शब्द आप देखिए, व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो तो उसके साथ पत्र माने आप उसको कवरिंग लेटर, इस पत्र के माध्यम से इसमें क्या क्या है ये आपको बता देना है। तो लास्ट में आप उसकी एक लिस्ट जोड़ते हो, सूची, सूची पत्र, सेवा शर्तें, कोई जेरॉक्स कॉपियां, इसके साथ अगर जोड़ रहे हो तो उसको हिंदी में संलग्न कहा जाता है। या फिर आप इसको सीधे अर्थ के तौर पर कह सकते हैं कि इस पत्र के साथ जोड़ी हुई चीजें। अंग्रेजी में क्या पर्याय है उसके लिए पत्राचार की भाषा में? तब तक आप लास्ट मुद्दा लिख दीजिए, व्यावसायिक पत्र का प्रारूप 7वां। या फिर आप स्वनिर्देश अलग निकाल चुके हैं तो 8वें के बाद 9वां मुद्दा होगा व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। अब देखिए, मैंने लेक्चर के भीतर अभी अभी आपको ये जो मुद्दे बता रहा था तभी आपको बता दिया था संलग्नक माने इनक्लोजर। इनक्लोजर शब्द सुना है इसके पहले आपने? हाँ, इनक्लोजर शब्द सुना है आपने? राहुल आप बता दो, प्रतीक्षा। नहीं सर। हाँ तो फिर नहीं सर। कौन बोल रहा है? राहुल बोल रहा है नहीं सुना है। ठीक है, अभी मैंने लेक्चर के भीतर, हाँ अभी मैंने लेक्चर के भीतर आपको बताया भी था संलग्नक को लेकर, शुरू में जब ये मुद्दों को विश्लेषित कर रहा था तभी। और मैं आपको बता देता हूं, ये अगर व्यावसायिक पत्र लेखन कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो उसका मुख्य पत्र जिसको आप कहेंगे कवरिंग लेटर, तो उसमें होता है। अब देखिए इसमें प्रेषक कहीं भी नहीं, ये ध्यान में रखें। दूसरे नंबर पर जो है प्रेषित है, लेकिन प्रेषक नहीं। प्रेषक माने भेजने वाला, पत्र जो भेज रहा है वह व्यक्ति, और दूसरा होता है पत्र पाने वाला व्यक्ति, प्रेषिती। मतलब आप अगर लिफाफे पर लिख भी रहे हो ना, तो प्रेषक नीचे बाएं कोने में होता है और प्रेषिती टू करके, प्रति करके आप बीच में या फिर ऊपर दाएं कोने में बड़े अक्षरों में लिख देते हो। तो जिसके लिए लिखा जा रहा है वो बोल्ड या बड़ा होता है, जिसके द्वारा लिखा गया है वह प्रेषक होता है, छोटा होता है। दाएं बाएं कोने में नीचे लिखा जाता है, यह आप ध्यान में रखें। तो मुझे बताना यह है कि जब आप मुख्य पत्र लिखते हो, चाहे व्यावसायिक हो और इसके अलावा कोई सरकारी पत्र हो, और इसके साथ 10 चीजें जोड़ रहे हो, 10 चीजें जोड़ रहे हो कागजी तौर पर, फोटो के रूप में, या फिर ऑर्डर आपने कर दे दिया, आदेश दे दिया है, उसका सूची पत्र जोड़ रहे हो, या आप कोई किसी कंपनी के साथ अनुबंध कर रहे हो, सेवा शर्तें आपकी है, करार है, या फिर कुछ जेरॉक्स कॉपियां जोड़ रहे हो,
तो ये होता है इनक्लोजर। इसको ध्यान में रखें आप, संलग्न। अंग्रेजी में लिख रहे हो तो इसको लिखेंगे आप इनक्लोजर, हिंदी में लिख रहे हो संलग्न। और फिर या मराठी में लिख रहे हो तो ये संस्कृत शब्द है संलग्न, तो संलग्न। और फिर उसमें क्रम होगा, 1 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर क्या जोड़ा है, 3 नंबर पर क्या जोड़ा है, 4 नंबर पर क्या जोड़ा है। तो ये क्रम से जो है आप जो चीजें जोड़ते हो इसको नामोल्लिख कर देते हो। और मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा सरकारी पत्राचार के तहत यही पत्र 10 लोगों के लिए लागू किया गया है, मतलब 10 लोगों को भेजा जा रहा है। तो उसमें नीचे इसके बाद जानकारी हेतु ये शब्द होता है। किसकी जानकारी हेतु? फिर ये 2, 3, 4, 5 नंबर उसमें होते। समझ लीजिए सरकारी पत्र है, कुलगुरु ने, कुलपति हमारे यूनिवर्सिटी का जो रहेंगे, उन्होंने अगर ये पत्र सभी कॉलेजों के लिए लिखा हुआ है और इसके अलावा दूसरे लोगों को भी लिखा हुआ है, तो जो चीजें एनक्लोजर में जोड़नी वो जोड़ेंगे, लेकिन उसके नीचे जानकारी हेतु लिखेंगे और उसमें होगा उच्च संचालक औरंगाबाद विभाग, उच्च संचालक महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षा मंत्री। ये उसका क्रम तय होगा कि पहले कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा। उच्च शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र शासन, या यूनिवर्सिटी के भीतर आने वाले सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल। तो ये जो चीजें जो है उसके साथ लिख देते। ये सरकारी पत्राचार के तहत मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम व्यावसायिक पत्राचार के तहत भी जानकारी हेतु ये पत्र अगर किसी को दे दिया जा रहा है तो ये भी मुद्दा इसमें आ जाता है, ये आप ध्यान में रखें। 9 नंबर पर मुद्दा मैंने कह दिया था, व्यावसायिक पत्र का प्रारूप, एक डेमो आपको देना है। 9 क्यों हो गया? हालांकि यहाँ पर 7 है, लेकिन स्वनिर्देश एक मुद्दा अलग से निकाल रहे हैं हम लोग, और फिर डेमो जो है इसका व्यावसायिक पत्र का जो प्रारूप है एक अलग से हम लोग मुद्दा बना रहे हैं। और सबसे लास्ट में जाकर आपका निष्कर्ष वाला मुद्दा रहेगा। ठीक है, अभी हमारे पास और 5 मिनट है। मैं समझता हूं कि ये आप पत्र इसके पहले लिख चुके हो, समझते हो। तो 2-2 वाक्यों के भीतर मैं आपको बता देता हूं। शीर्षक ये जो है वह नई पत्र लेखन पद्धति व्यावसायिक पत्राचार के तहत आ जाती है। हालांकि इसके पहले शीर्षक हाथ से लिखे जाते थे, अब ये हैंड। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो पत्र लेटर हेड, इसको आप बोले लेटर हेड, ये प्रिंटेड होते हैं, ये मुद्रित किए हुए होते हैं। मतलब आपकी कंपनी का नाम, पता, आपके सारे फोन नंबर, कंपनी का मालिक, ये सारी चीजें इसके पहले से इस पर छपी हुई होती है और ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोबारा, ये ऑलरेडी छपी हुई होती है। ये छपना जो है बता देता है कि ये यहां से पत्र आ चुका है और हमें इसको जब वापस पत्र भेजना है, कोई यही व्यक्ति किसी दूसरे को भेजे तो इसको उत्तर दे रहा है, तो वो इस शीर्षक के आधार पर फिर बाद में पत्र का उत्तर देगा। तो ये शीर्षक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस शीर्षक के नीचे एक 2-3 चीजें आ जाती है। एक आ जाता है संदर्भ क्रमांक को लेकर, संदर्भ आ जाता है, मतलब अगर पत्र का उत्तर दे दिया जा रहा है तो वह कौन से पत्र का उत्तर दे दिया जा रहा है, ये भी चीजें महत्वपूर्ण होती है इस नंबर के आधार पर, संदर्भ क्रमांक। तो ये पत्र आपके कार्यालय से जा रहा है तो ये कौन से नंबर का है, कौन से महीने में और कौन सा पत्र जा रहा है, तो ये नंबर वाली चीजें होती है, कार्यालयीन भाषा के तहत का होता है। फिर दाएं कोने में तारीख होती है, दिनांक होता है। तो ये चीजें, स्थान पहले से लेटर हेड में होता है तो वो स्थान लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये ऊपर वाली जो पट्टी है वो पूरी इस्तेमाल की जाती है और ये प्रेषक वाला होता है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो है बता देता है। फिर इसके नीचे बाएं कोने में जो है आपका शुरू होगा सेवा में या प्रति, सेवा में या प्रति, और फिर जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो उसका नाम, उसका स्थान, फिर उसका पता, ये सारी चीजें इसमें होगी। अब फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, विषय भी आ जाता है एक वाक्य के भीतर और रेफरेंस भी आ जाता है, संदर्भ। किसी पत्र का उत्तर अगर दे दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति ने जो भेजा हुआ या दूसरी कंपनी ने भेजा हुआ उसका आप उत्तर दे रहे हो तो उस पत्र का क्रमांक और तारीख यहाँ पर दे
दी जाती है। और फिर बाद में आ जाता है संबोधन, संबोधन या अभिवादन। इसमें आप देखिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं, प्रिय महोदय, महोदय, महाशय, मान्यवर, यही शब्द होते। आम तरीके से व्यावसायिक पत्राचार के भीतर महोदय ही शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये आप ध्यान में रखें, ये आपका है संबोधन या इसको अभिवादन का है। और फिर सीधे जो है महोदय के बाद आप पत्र का विषय निर्देश देते हो। हालांकि ऊपर मैंने कह दिया था, ये विषय निर्देश और संदर्भ जो है ये नीचे नहीं होता, वो ऊपर ही होता है, संबोधन से पहले होता है। ये चीज आप ध्यान में रखें, विषय निर्देश या विषय और रेफरेंस संदर्भ करना, तो ये चीजें ऊपर होती है। फिर इसके बाद सीधे विषय शुरू होता है। आपका जो ऊपर विषय लिखा हुआ है उसका कलेवर, विषय वस्तु, उसका विश्लेषण, वो आप 2 परिच्छेद में लिखेंगे, 3 परिच्छेद में लिखेंगे, 4 परिच्छेद में लिखेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट लिखेंगे। एक पन्ना पूरा पत्र कंप्लीट होगा, या हो सकता है दूसरे पन्ने पर भी आप जा सकते हो। और इसमें जो है आपकी भाषा स्पष्ट, विशेषताएं दे दी है, सरल शब्दावली, सुंदर और सुस्पष्ट, ये बात इसमें कही है इन्होंने, प्रभावशाली भाषा शैली के भीतर, और संपूर्ण विश्लेषण हो, इसमें ये अपेक्षा यहाँ पर होती है। जैसे ही ये पूरा विश्लेषण आपका खत्म हो जाता है, सबसे अंत में जाकर आप लिखते हो परिच्छेद करके धन्यवाद, या आपको अगर दूसरा शब्द इस्तेमाल करना है धन्यवाद सहित, तो इतना मतलब धन्यवाद ही होता है, लेकिन धन्यवाद के साथ ये आप इसको खत्म कर रहे हो। और फिर दाएं कोने में नीचे मैंने जो कह दिया आपको कि बहुधीय शब्द लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, शुभाकांक्षी या आपका विश्वास भाजन, और फिर नीचे आप दस्तखत करेंगे और फिर उसके नीचे आपका नाम लिखेंगे। तो ये होता है पूर्ण। और फिर इसके बाद इनक्लोजर की बात आ जाती है, संलग्न की, ये मैं विश्लेषित कर चुका हूं। आपको लिस्ट देनी है इस कवरिंग लेटर के साथ, इस पत्र के साथ आपने कौन कौन सी चीजें उसके पीछे जोड़ी है। और फिर डेमो, और डेमो जब आप दे देंगे तो इसमें से कोई एक आध डेमो आप दे दीजिए। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर प्रारूप है इसका, लेकिन पूछताछ संबंधी पत्र, आलोक प्रकाशन, प्रकाशन एवं पुस्तक विक्रेता, लेकिन यहाँ पता वगैरह नहीं, ये अधूरा है, आप कह सकते। हाँ, यहाँ इधर इन्होंने पता दे दिया है, 34 नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद, 3 तिथि, तार आलोक। ये पूरा का पूरा लेटर हेड में थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है और उसके स्थान भी बदले हुए, ये चीज आप ध्यान रखें। सेवा में मधुमती प्रकाशन औरंगपुरा औरंगाबाद, ये लिखा है, लेकिन उसके पहले आपका यहाँ विषय रहेगा, अभी कर्सर जहां पर गया हुआ है वहां पर, फिर इसके नीचे संदर्भ रहेगा, और प्रिय महोदय या महोदय, विश्लेषण, फिर धन्यवाद, आपका हितैषी गणेश कुमार यहाँ पर लिखा है, लेकिन बीच में जगह होती है दस्तखत के लिए। और फिर यहाँ जो होता है इनक्लोजर होगा, कर्सर जहां पर है यहाँ इनक्लोजर शब्द होगा, संलग्न शब्द होगा, 1 2 3 4 चीजें सूची को लेकर, या फिर आप अगर चेक भेज रहे हो तो उसका क्रमांक और उस चेक की जेरॉक्स कॉपी, या फिर चेक अगर सीधे जुड़ा हुआ है, आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, जो भी है वो यहाँ पर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर प्रारूप वाली चीज है, इसको आप ध्यान में रखें। मुझे आप बता दीजिए कि ये आप प्रारूप लिख सकते हो, इस पर विश्लेषण कर सकते हो, मैंने जिस तरीके से आपको बता दिया, या जो स्टडी मटेरियल आपको अपलोड किया है उसके आधार पर पढ़कर इसको लिख सकते हैं। राहुल, पल्लवी, केदारनाथ, आप बता दीजिए, आपके लिए मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर। ठीक है, तो आप मानकर चले कि ये टॉपिक जो व्यावसायिक संप्रेषण को लेकर पूरा का पूरा जो अंतिम मुद्दा जो है ये पूरा हो चुका है, और हमारा जो चौथा टॉपिक है ये यहाँ पर पूरा हो चुका है। अभी आपके पास समय है 1 2 दिन 3 दिन अगला टॉपिक शुरू करने के लिए, तो फिर आप इसको पढ़े, समझे, इसके भीतर की सूक्ष्म और सूक्ष्म चीजों को जानने की भी कोशिश करें। और हम लोग हो सके अगली बार, मेरे पास समय है और मैं दूसरे कामों में व्यस्त अगर नहीं हूं तो टेस्ट का शेड्यूल भी बना देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि 10 अंकों का ही टेस्ट होगा, 10 प्रश्नों का 20 अंकों को लेकर, जैसे हम लोग हमेशा ले रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो फिर अभी ये लेक्चर खत्म हो गया, हालांकि 2-3 मिनट अतिरिक्त हो गए हैं, आप ये लेक्चर छोड़ सकते हैं और अगले लेक्चर के लिए जा सकते हो।